अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय टिकटॉक स्टूडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोडायनामिक्स और हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। आई होप के रजिस्टर्स क्लियर नज़र आ रहा हो, सब चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हूँ। उम्मीद तो मुझे यही है कि अब वीडियो में सब चीज़ें ठीक नज़र आएंगी। तो चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। आज हमारा डे 3 है चैलेंज का। जब भी हमने कोई चीज़ करनी है शुरू, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सबसे पहला जो हमने पहले शुरू करना है डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। सवाल था हमारे पास, डिफाइन फार्माकोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन मेजर रिसेप्टर्स फैमिली। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल करके और ज़्यादा इसको इसलिए लिखा है ताकि अगर बंदे को समझ आ जाए और उसको अगर इतना ज़्यादा पढ़ के माइंड में से चीज़ें स्किप भी हो जाए तो वो कम से कम इतना ज़रूर लिख लेगा। अगर वो इतना लिख लेगा ना डेफिनेशन में, वो बेस्ट है। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा लिखा है ताकि चीज़ें समझ आ जाएं और लिखने में आसानी हो। आगे हम चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके लिख चुकी हूँ मैं। फार्माकोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट टेल्स अस व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था कि हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है। अब हमने पढ़ना है कि ड्रग हमारे बॉडी में क्या करती है। When we take a medicine, जब हमने एक दवाई ले ली, it doesn't just sit inside us, it goes to the specific place in the body, find a target called receptors। इसको सिंपल करके इतनी बड़ी लाइंस इसलिए बनाई गई हैं ताकि एग्जामिनर को नज़र आए कि बच्चे ने कुछ लिखा है। लिखा ये है कि जब हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो जाके हमारे जिस्म के अंदर बैठ नहीं जाती, बल्कि अपना स्पेसिफिक टारगेट ढूंढती है, टारगेट प्लेस ढूंढती है। वो जहाँ जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ उसने लगना होता है। एंड स्टार्ट वर्किंग, और वो अपना काम करना शुरू कर देती है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके। फार्माकोडायनामिक्स एक्सप्लेन हाउ द ड्रग वर्क, व्हाट इट इफेक्ट्स एंड हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द इफेक्ट इज़। एक ही चीज़ है हमारे पास कि हमने पढ़ना है कि ड्रग हमारे बॉडी में जाके क्या करती है, लेकिन हम लफ्ज़ बदल बदल के उस चीज़ को लिखेंगे। यहाँ हमने एक ये लाइन इस तरह से लिख दी कि फार्माकोडायनामिक्स एक्सप्लेन करती है कि ड्रग क्या काम करती है, कितने इफ़ेक्ट्स उसके होते हैं, और हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वीक है ड्रग, और उसके इफ़ेक्ट। फॉर एग्जांपल, आगे हमने एग्जांपल भी दे दी। इफ़ यू टेक अ पेन किलर में पैरास्टामोल की एग्जांपल माइंड में रखें। इफ़ यू टेक पेन किलर, इट गोज़ टू योर ब्रेन। जब भी हम कोई जो हम पेन रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे, वो ब्रेन से सिग्नल आता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो पेन किलर होती है वो जाके ब्रेन के जो ब्रेन है वो ब्लॉक करती है, पेन सिग्नल्स को वो देना बंद कर देता है ब्रेन। तभी हमें महसूस होता है कि हमारी दर्द कम हो गई है। एंड यू स्टार्ट टू फील बेटर। जब हम पेन किलर लेते हैं तो वो चल जाती है हमारे ब्रेन में और ब्लॉक कर देती है पेन सिग्नल्स को और स्टार्ट कर देती है, और हम जो है बेटर फील करते हैं। ये एक एग्जांपल लिख दी हमने पैरास्टामोल की। इफ़ यू टेक ब्लड प्रेशर मेडिसिन, अगर ब्लड प्रेशर की हम मेडिसिन लेते हैं, इट मे कॉज योर ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स और लोअर योर ब्लड प्रेशर। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है और ब्लड प्रेशर अपना हमारा जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। दीज इफ़ेक्ट्स आर पार्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। ये सारे जो हमारे पार्ट्स हैं ये फार्माकोडायनामिक्स में हमने लिखने हैं। एक एग्जांपल याद कर लें पेन किलर की, और साथ में ये थोड़ा सा पैराग्राफ याद कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट आर रिसेप्टर्स। आगे हमने रिसेप्टर्स फैमिली पढ़नी है कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो कौन कौन से। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 की बात करेंगे क्योंकि बुक में 4 ही लिखे गए हैं। व्हाट आर रिसेप्टर्स, द टारगेट्स वेयर ड्रग वर्क। जो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये मैंने थोड़ा सा लिखा है ताकि क्लियर हो जाए। ये वो टारगेट एरिया है जहाँ पे जो मेडिसिन है, ड्रग है, वो उसने काम करना है। आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। ड्रग मोस्टली वर्क बाय अटैचिंग टू रिसेप्टर्स। जो ड्रग है वो मोस्टली काम करती है रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके इन द बॉडी में। रिसेप्टर्स आर स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये एक स्पेशल रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। मेरा रजिस्टर बेचारा लिख लिख के इतनी खस्ता हालत में पहुंच चुका हुआ है कि मैं चेंज करना। ट्राइपॉड भी लिया साथ ही। अच्छा, हम कहाँ थे? ये स्पेशल प्रोटीन और मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर फाउंड ईदर ऑन द सरफेस ऑफ सेल।
ये जो रिसेप्टर्स हैं स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स हैं, वो या तो सेल की सरफेस के ऊपर भी होती हैं और सेल के अंदर भी होती हैं, ठीक है। और इनसाइड द सेल यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन टेक, मैं हाथ इसलिए बार बार पीछे कर रही हूँ ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सके। आई होप मेरी ये वीडियो बिल्कुल अच्छी एडिट होगी, क्योंकि मैंने इस बार अपने सर के ऊपर ट्राइपॉड सेट किया हुआ है, वरना मैं साइड पे कर रही थी तो वो अच्छा नहीं आ रहा था, पूरा नहीं रजिस्टर शो हो रहा था। तो मुझे दुख होता था कि मैं इतनी मेहनत भी कर रही हूँ और लोगों तक अगर पूरी चीज़ ही ना पहुँचे तो फ़ायदा क्या होगा। यू कैन थिंक ऑफ रिसेप्टर्स एज लॉक्स। आप अपने माइंड में ये बना लें कि रिसेप्टर्स जो हैं वो लॉक हैं, एंड ड्रग एज की, जो ड्रग है वो चाबी है। तो हमने क्या करना है, रिसेप्टर्स को हमने ओपन करने के लिए हमें चाबी चाहिए होगी। हुरैन माई लव, प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, ओके। ये हमने इतना पढ़ लिया। इट ओपन्स और क्लोजेज द डोर टू सर्टन एक्शंस इन द बॉडी। ये जो डोर्स होते हैं इसके रिसेप्टर्स के, वो बॉडी कुछ बॉडी एक्शंस को करने के लिए ही ओपन होते हैं, हर वक्त ओपन नहीं बैठे होते कि आजो आजो जैसे ही और ड्रग कोई की उनकी आती है तो ही वो ओपन होते हैं, की के बगैर ओपन नहीं होते। सबसे पहला हमारा की और लॉक की आप एग्जांपल याद कर लें और उसको आप अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लें कि रिसेप्टर्स हमारे लॉक हैं, ड्रग हमारी कीज़ है। इस तरह के जैसे हमारे डिफरेंट तरह के लॉक होते हैं, क्या दुकानों पे लगा हुआ अलहदा लॉक होता है, घर के दरवाज़ों पे लगा हुआ अलहदा लॉक होता है, दरवाजे की कुंडी अलहदा लॉक होता है, उसकी चाबी नहीं होती। इस तरह से अपने माइंड में बना लें। खैर, आयन चैनल रिसेप्टर्स, सबसे पहले हमारे आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं, फास्टेस्ट है इनका रिस्पॉन्स। आयन चैनल कौन से हैं? ये रिसेप्टर्स वो हैं जिनके ऊपर आकर ड्रग बाइंड करती है, इनको ड्रग को लाइगेट भी कहते हैं। इनके ऊपर आके ड्रग बाइंड करती है तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उनके अंदर वो आइंस, सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आगे हम इसको पढ़ लेते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल। ये सेल की सरफेस पे होते हैं। दे आर लाइक गेट्स एंड दैट ओपन और क्लोजेस। ये गेट की तरह होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। व्हेन अ ड्रग और केमिकल अटैच, जब कोई ड्रग या केमिकल अटैच होता है। दीज गेट्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ आइंस। ये जो गेट होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स के, ये आइंस के फ्लो को भी कंट्रोल करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन एंड आउट द सेल। किसने अंदर जाना है, किसने बाहर जाना है, ये हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये डिसाइड करते हैं जब हम ड्रग आती है तो। इसकी एग्जांपल गाबा रिसेप्टर्स हेल्प काम द ब्रेन। गाबा के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी हैं, इनको निकोटाइनिक रिसेप्टर्स या निकोटिनिक रिसेप्टर्स कह सकते हैं। हेल्प्स इन द मसल एक्शन। जी प्रोटीन आगे हमारी आ गई। जी प्रोटीन ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन है, कपल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। द रिसेप्टर्स आर, मुझे अब बाज़ात अपना ही लिखा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने क्या ही लिख लिया है। खैर, द रिसेप्टर्स आर ऑल्सो ऑन द सेल सरफेस। ये भी सेल की सरफेस पे होते हैं, बट दे वर्क इन स्लाइडली स्लोअर वे। ये थोड़ा सा स्लो काम करते हैं आयन चैनल रिसेप्टर्स की निस्बत। When a drug binds to them, they activated a protein inside the cell like a messenger. जब आके कोई ड्रग इनके ऊपर बाइंड होती है तो ये एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन को सेल के अंदर की, जो मैसेंजर का काम करती है सिस्टम में। These receptors control many body functions. ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत सारे जिस्म के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक हार्ट बीट, डाइजेशन, हार्मोन्स एंड मूड स्विंग्स। एग्जाम्पल, एड्रेनालिन रिसेप्टर्स इंक्रीज हार्ट रेट। डोपामिन रिसेप्टर्स इफेक्ट इमोशंस। एड्रेनालिन, डोपामिन अगर आपसे याद हो तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। आगे हो गए इंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर्स। इंजाइम से आप ये मतलब समझ लें, हुरैन प्लीज़ कीप क्वाइट।
इंजाइम्स लिंक्ड रिसेप्टर, यहाँ से आप याद रखें कि ये इंजाइम्स के रिसेप्टर्स हैं हमारे बॉडी में। डिफरेंट टाइप्स के इंजाइम्स पाए जाते हैं और ये जो रिसेप्टर्स हैं इंजाइम्स के ऊपर होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आल्सो सिट ऑन द सेल सरफेस, ये भी सेल की सरफेस पे होते हैं। एंड आर लिंक टू द एंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ लिंक होते हैं। व्हेन अ ड्रग और हार्मोन बाइंड टू देम दे टर्न ऑन द एंजाइम, जब इनके साथ कोई ड्रग या हार्मोन बाइंड होता है तो ये एंजाइम्स को टर्न ऑन कर देते हैं और एंजाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, एंजाइम अपना केमिकल रिएक्शन शुरू कर देते हैं इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। दीज रिसेप्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिपेयर करने के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसकी इंसुलिन है। इंसुलिन रिसेप्टर हेल्प प्रोड्यूस ब्लड शुगर बाय मूविंग ग्लूकोज इनटू द सेल। इंसुलिन जो होती है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को सेल के साथ बाइंड करवाती है सेल के साथ। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर्स इसकी एक मिसाल है एंजाइम्स की। आगे है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब, इंट्रा जब हो गया सेलुलर तो इसका मतलब है इनसाइड द सेल। वर्क स्लो बट लास्ट लॉन्गर, ये काम स्लो करते हैं लेकिन लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन साइड द सेल, ये रिसेप्टर्स सेल के अंदर लोकेटेड होते हैं। ऑफन इन द न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादातर। ड्रग्स दैट वर्क ऑन दीज रिसेप्टर, जो दवाइयाँ इनके साथ काम करती हैं, मस्ट बी फैट सोलेबल, वो फैट सोलेबल होनी चाहिए। सो दे कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ईजिली सेल मेम्ब्रेन से वो अंदर जा सकती हैं। वंस इनसाइड, जब द ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर, जब ड्रग ने रिसेप्टर्स के साथ अंदर जाके बाइंड कर लिया, एंड चेंजेस हाउ जीन्स आर टर्न ऑफ ऑन एंड ऑफ, तो ये जीन्स के अंदर हमारे जीन्स को टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। दिस लीड टू द प्रोडक्शन और स्टॉपिंग ऑफ सर्टन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स सर्टन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन को जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और रोकते हैं। द इफ़ेक्ट्स आर स्लो टू स्टार्ट बट लास्ट लॉन्गर, ये स्लो काम करते हैं लेकिन लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल, स्टीरॉयड हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, दे इफेक्ट मूड स्विंग, इन्फ्लेमेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हम लोग अगर हमारे बॉडी में कोई स्टीरॉयड कम हो जाए तो हमें स्टीरॉयड जो है वो बाहर से लेना पड़ता है, जैसे एस्ट्रोजन भी लेना पड़ता है, स्टीरॉयड हार्मोन जितने भी हैं, कोर्टिसोल, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं और ग्रोथ भी बढ़ाते हैं। आगे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है पैथोलॉजी का। डिफाइन पैथोलॉजी, ड्रग, प्रोड्रग, प्लेसबो, डोज। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जिनको मैंने लिख लिया है ताकि इजीली समझ में आ जाए। इन डेफिनेशन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आती होगी एमसीक्यूज़ आप जल्दी से हल कर लेंगे। पैथोलॉजी की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, फिर भी ये भी पढ़ लें, जिसको जो वाली ईजी लगे वो वही याद कर लें। Pathology means the study of how much amount dose of medicine should be given to a patient. पहले भी हमने पढ़ा है कि pathology का मतलब यही है कि हमने पेशेंट को कितनी डोज देनी है। It tells us the correct dose, how often and how long a medicine should be taken. Giving the right dose is very important. कहाँ गया ये? हमें पैथोलॉजी से हमें पता चलता है कि जो है कोई दवाई कितना लॉन्ग एक्टिंग है, कितनी लॉन्ग एक्टिंग है, और मेडिसिन शुड बी टेकन गिविंग राइट डोज, इसकी जो है राइट डोज लेनी चाहिए टू क्योर द डिजीज़ एंड अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स, डिजीज़ को ठीक करने के लिए और साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। अगली डेफिनेशन है ड्रग की। अ ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, ड्रग एक सब्सटेंस है दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर द डिजीज़। सबको पता है कि दवाई जो है वो बीमारी को ठीक करती है। इट कैन ऑल्सो यूज टू रिलीव सिम्टम्स लाइक पेन, फीवर, कफ। ये इस्तेमाल की जाती दवाई पेन में इस्तेमाल करते हैं, दर्द में, फीवर में, कफ में। अ ड्रग कैन बी नेचुरल। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था फार्माकोग्नोसी में हमने दवाइयाँ पढ़ी थी नेचुरल। तो अ ड्रग कैन बी नेचुरल फ्रॉम प्लांट्स एंड सिंथेटिक मेड इन लैब्स। ड्रग जो है वो प्लांट से भी ली जा सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, और वो सिंथेटिक भी हो सकती है, लैब्स में भी बनी हुई हो सकती है। इट वर्क बाय एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डिफरेंट वेज टू हेल्प रिस्टोर हेल्थ। ये जो है डिफरेंट तरीक़ों से बॉडी डिफरेंट तरीक़ों से काम करती है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आगे है प्रोड्रग। अ प्रोड्रग इज़ अ मेडिसन दैट इज़ इनएक्टिव व्हेन टेकन।
ये वो प्रोड्रग वो मेडिसिन है जो जब ली जाती है तो इनएक्टिव होती है, बट आफ्टर एंटरिंग द बॉडी में जब एंटर हो जाती है इट गेट्स चेंज इनटू द एन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसको सिंपल ऐसे याद करना है कि प्रोड्रग जो है पहले इनएक्टिव है, जब बॉडी में जाएगी तो एक्टिव हो जाएगी। इतनी सी चीज़ याद कर लेंगे, ये वाली आपके माइंड में रह जाएगी तो इजीली लिख लेंगे। बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होगा तब ये जाके एक्टिव होगी इन द बॉडी, यूजली इन द लिवर जो लिवर के अंदर केमिकल प्रोसेस होगा फिर ये एक्टिव हो जाएगी। द एक्टिव फॉर्म द देन शो इम्प्रूव अब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, जो है इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। प्लेसबो जो है, प्लेसबो को याद कर लें कि ये एक फेक ड्रग है। अ प्लेसबो इज़ अ फेक treatment or dummy drug that has no active medicine in it. It is used in research studies or compare with real drugs. प्लेसबो जो है फेक ट्रीटमेंट है, इसको डमी मेडिसिन भी कहते हैं, जो एक्टिव नहीं होती। इसको ज़्यादातर रिसर्च स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए दूसरी रियल ड्रग्स के साथ। सम टाइम पेशेंट फील बेटर इवन आफ्टर टेकिंग अ प्लेसबो में, जब किसी को वहम होता है ना, जैसे दम करवाया ठीक हो गया, फलां बाबे से तवीज़ करवा लिया ठीक हो गया, तो ये प्लेसबो वही है। जो जिन लोगों को ये मसला होता है कि हमें दवाई मिलेगी तो हमने ठीक होना है, हालांकि उनको कोई मसला नहीं होता, जिस्मानी तौर पे कोई डिजीज़ नहीं होती, लेकिन उनके जहन में ये बैठ क्या होता है कि हमें दवाई मिलेगी तो हमने ठीक होना है। तो ये दवाई उन लोगों के लिए है कि इसका कोई भी इसका एक्शन नहीं है, रिएक्शन नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फेक है। बिकॉज दे बिलीव इट विल हेल्प दैम, कि वो उन्होंने बिलीव उनका होता है इस बात पे कि दवाई ही हमें ठीक करेगी। दिस इज़ कॉल्ड प्लेसबो इफेक्ट। ये एक डमी फेक मेडिसिन है। डोज, आगे हम डोज पढ़ लेते हैं। डोज मीन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट इज़ गिवन टू अ पेशेंट एट वन टाइम। डोज का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द करेक्ट डोज। इफ़ द डोज इज़ अ स्मॉल इट मे नॉट वर्क। उसका मतलब कहने, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लूँ फिर समझाती हूँ। इफ़ द डोज इज़ टू लार्ज इट मे कॉज हार्म और साइड इफ़ेक्ट्स। डोज डिपेंड्स ऑन एज, वेट, डिजीज़ एंड हेल्थ ऑफ द पेशेंट। अच्छा, डोज का मतलब है कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेडिसिन। अगर मेडिसिन कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो वो जिस्म में काम ही नहीं करेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो ज़्यादा लो होगी, उसकी ज़्यादा लार्ज और ज़्यादा अमाउंट हम यूज़ कर लेंगे मेडिसिन की, तो वो हमारे बॉडी में हार्मफुल होगी। डोज डिपेंड करती है एज, वेट, डिजीज़ और हेल्थ पे। पेशेंट की हेल्थ कैसी है, हार्ट पेशेंट तो नहीं है, हार्ट पेशेंट को भी मेडिसिन जो है केयरफुली दी जाती है डोज मैनेज करके। उसके अलावा बॉडी वेट कितना है, कुछ लोगों की एज ज़्यादा होती है, 60-70 प्लस होती है, लेकिन बॉडी वेट कम होता है उनका, कमज़ोर होते हैं ओल्ड एज। और बच्चों का बॉडी वेट भी कम होता है और एज भी कम होती है। तो इनके लिए मेडिसिन की डोज जो है करके मैनेज करके फिर दी जाती है। डिफाइन डोजेज एंड एक्सप्लेन डोजेज टाइप। डेफिनेशन आ गई। हर चीज़ को शुरू करने से पहले हमने डेफिनेशन लिखनी है। डोजेज मीन द अमाउंट ऑफ मेडिसिन गिवन टू द पेशेंट। इस डोजेज का मतलब है कि अमाउंट ऑफ मेडिसिन है, ये कितनी अमाउंट में देनी है एट वन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में कितनी देनी है और ओवर द पीरियड जितना उसका साइकिल है इन्फेक्शन का उसमें कितनी देनी है। इट इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन द पेशेंट एज। ये पेशेंट की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से एंड द टाइप ऑफ डिजीज़, उसकी डिजीज़ के टाइप के हिसाब से उसको मैनेज करके देना है। गिविंग द राइट डोज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेडिसिन। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ये वाला पैराग्राफ हम उठा के यहाँ चिपका देंगे कि राइट डोज देना बहुत ज़रूरी है। डोज मैनेज करते हैं, डिपेंड होता है इस पे, एज पे, वेट पे, डिजीज़ पे, हेल्थ पे और पेशेंट पे। वो सारी चीज़ें हम यहाँ चिपका के अपना सवाल खूबसूरत बना लेंगे। मेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है सवालों को। आगे आ गया टाइप ऑफ डोजेज। थेराप्यूटिक डोज हम पढ़ेंगे। अच्छा, दिस इज़ नॉर्मल डोज दैट ट्रीट्स द डिजीज़। ये नॉर्मल डोज है जो बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट गिव द डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट विदाउट कॉजिंग हार्म। ये एक नॉर्मल एक डोज है जो कोई भी पेशेंट ले सकता है, लेकिन ये उसको हार्मफुल नहीं होती। पेशेंट खुद भी इसको यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेकिंग 500 mg पैरास्टामोल टू रिड्यूस फीवर। किसी बंदे को बुखार होता है, वो 500 mg पैरास्टामोल ले लेता है। अगर उसको कुछ दो पैरासीटामोल की टैबलेट्स इकट्ठी खा लेते हैं चाय के साथ, जो कि इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। हम लोग मना करते हैं कि इकट्ठी 2 टैबलेट्स नहीं खानी आपने।
जो है सिंगल डोज में ही आपने पैरास्टामोल लेनी है। जब एक टैबलेट 500 mg की बनाई है तो वही लेनी है। कंपनी वालों को क्या वक्त पड़ा हुआ है कि वो 500 की 2 बना दें और आप 2 ले लें। वो एक 1000 की भी तो बना सकते थे, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड डोज 500 mg है पैरास्टामोल की, तो वही लेनी है, 2 2 3 3 इकट्ठी नहीं लेनी। ठीक है, लोडिंग डोज आगे पढ़ लेते हैं। अ लार्ज फर्स्ट डोज क्विक रेज द लेवल ऑफ ड्रग इन द ब्लड। एक लार्ज और बूस्टर डोज इसको कहते हैं कि लोडिंग डोज, बूस्टर डोज, लार्ज डोज इसको कहते हैं। जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा अगर फीवर में आता है, हम फीवर की मिसाल ले लेते हैं, हमने ऊपर फीवर की बात की है, बहुत ज़्यादा फीवर में आता है तो हम उसको आईवी में ड्रग देते हैं सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम की एंटीबायोटिक। वो हम एक लार्ज उसकी अमाउंट दे देते हैं उसको बूस्टर डोज के तौर पे, जो कि उसको रिलीफ देती है। इट इज़ फॉलोड बाय स्मॉलर डोजेस कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। उसके बाद हम जो है स्मॉलर डोजेस देते हैं जिनको मेंटेनेंस डोजेस कहते हैं। यूज्ड इन एमरजेंसी कॉज और सीरियस कंडीशन। जो ये लोडिंग डोज होती है, बूस्टर डोज होती है, ये एमरजेंसी में पेशेंट को दी जाती है ताकि जल्दी से उसका बॉडी रिलैक्स हो जाए, जो भी डिजीज़ उसके अंदर चल रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे मैंने पहले भी बताया, हाई डोज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सेफ्ट्रेक्सोन इज़ गिवन एट फर्स्ट टू एक्ट फास्ट। आईवी में दिया जाता है ताकि जल्दी उसको असर हो, उसकी बॉडी में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाए। मेंटेनेंस डोज की बात करते हैं। इसके बाद आईवी में, हाई आईवी में इंजेक्शन में ज़्यादा डोज देने के बाद फर्दर उसको कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस डोज दी जाती है, टैबलेट फॉर्म में, ऑरल फॉर्म में खाने के लिए या सिरप फॉर्म में पीने के लिए। This is regular daily dose after given the loading dose to keep the drug level steady in the blood. ये रेगुलर डोज है जो इसको हमने लोडिंग डोज देने के बाद इसको रेगुलर इसको दिया है टैबलेट फॉर्म में। 3-4 दिन की डॉक्टर दे देते हैं एंटीबायोटिक कि आपने ये खानी है। फॉर एग्जांपल टेकिंग 1 टैबलेट डेली आफ्टर टेकिंग द हाई डोज। हाई डोज उसको आईवी में लग गई, ड्रिप में लग गई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको 2 दिन की दवाई दे दी, एंटीबायोटिक उसको दे दी कि ये आपने सुबह शाम खानी है, तो वो होगी मेंटेनेंस डोज। आगे चलते हैं, आई होप के सब नज़र आ रहा हो। मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, द लार्जेस्ट सेफ डोज ऑफ अ ड्रग दैट कैन बी गिवन विदाउट सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स। ये मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज है कि लार्जेस्ट डोज जो है वो पेशेंट को दी जा सकती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर। नॉट मोर देन दिस कैन बी डेंजरस। अगर इससे ज़्यादा उसको दी जाए तो वो डेंजरस हो सकती है। ठीक हो गया, मतलब कि ये मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज जो है वो लार्जेस्ट सेफ डोज होती है जो पेशेंट को दी जाती है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर ओवर लिमिट करेंगे तो वो डेंजरस है। टॉक्सिक डोज, ये टॉक्सिक डोज वो है जो ओवर डोज कर दी और डेथ होगी। किसी क्वैक ने आईवी में कोई डोज मेडिसिन की लगा दी, बगैर मैनेज किए, बगैर बॉडी वेट को देखे, बगैर एज को देखे वो लगा दी और वो उससे बंदा एक्सपायर हो गया। ये वो है टॉक्सिक डोज। दिस इज़ द मोस्ट ऑफ मेडिसिन दैट कैन कॉज हार्मफुल और टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स इन द बॉडी। ये वो मोस्टली मेडिसिन हैं जो हार्मफुल होती हैं और टॉक्सिक हो सकती हैं बॉडी में अगर उनकी डोज मैनेज ना की जाए। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग टू मैनी पेन किलर्स कैन डैमेज द लीवर। बहुत ज़्यादा पेन किलर जब आप खा लेंगे तो आपके लीवर को वो डैमेज कर देगी। सॉरी, पहले मैंने बता दिया, एक्सपायर होने वाला वो फीटल डोज थी। टॉक्सिक डोज वो होती है, मिक्स हो गया यहाँ पे। टॉक्सिक डोज वो होती है जो आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर दो, इसको हम ओवरडोज के तौर पे लिख लेते हैं। जैसे पैरास्टामोल की ओवरडोज कर लें तो लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। ओवरडोज, हम किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, फीटल डोज आगे पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मेडिसिन दैट कैन कॉज डेथ, ये है डेथ, इज कॉल्ड फीटल डोज। एग्जाम्पल वेरी हाई डोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स। स्लीपिंग पिल्स किसी ने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 खा ली तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। आगे हम पढ़ते हैं डिफाइन डोज कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेन यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला से आप ये जो है वो यंग्स फार्मूला से आप कर लें कि आपने अब 2 से 17 साल के बच्चों का फार्मूला, 17 से ऊपर, ठीक है। डोज कैलकुलेशन की हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डोज कैलकुलेशन मीन फाइंडिंग राइट अमाउंट ऑफ मेडिसिन, जैसे हमने पहले डोज की पढ़ा है।
डोज की राइट अमाउंट जो है मेडिसिन की टू गिव टू द पेशेंट बेस्ड ऑन देयर एज, वेट, बॉडी कंडीशन। ये हम सारी चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको इधर उधर चीज़ों को आगे पीछे करके सवाल को एड्रेस करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। सेम चीज़ें बार बार रिपीट इसीलिए की गई हैं ताकि चीज़ें याद रहें, ना कि इसलिए कि मुझे आता नहीं था। मैंने जहाँ इतना कुछ लिख लिया है, बुक के अंदर जो यंग्स फार्मूला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हमारे पास वहाँ आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है यंग्स फार्मूला का 10 नंबर का, तो ये 2 लाइनें आप नहीं लिख सकते। ये वाली अगर 2 लाइनें लिखोगे तो उन्होंने 2 लाइनें ये लिखा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यंग्स फार्मूला है, कुछ नहीं बताया, कोई एग्जाम्पल, कोई डेफिनेशन, कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया। ये MCQs की हद तक तो ठीक है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे 10 नंबर का तो फिर क्या करेंगे? 5 नंबर का भी अगर देंगे तो 5 नंबर, इसको एक लाइन को लिखने के तो 5 नंबर नहीं मिलने, ये तो एक ही नंबर मिलेगा। फिर लोग कहते हैं हम फेल हो गए। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ये यंग्स फार्मूला है बुक के अंदर और ये क्लार्क्स फार्मूला है बुक के अंदर, एक एक लाइन लिखी हुई है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने इसको फिर अपने तरीके से लिखा है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया हमारा यंग्स फार्मूला। पहले हम वो पढ़ लेते हैं डोज कैलकुलेशन की। हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अडल्ट चिल्ड्रन एल्डरली पीपल नीड डिफरेंट डोजेस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सब बंदों को अपनी अपनी डिफरेंट डोज की ज़रूरत होती है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सबके बॉडी वेट डिफरेंट होते हैं। यंग्स फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। फॉर चिल्ड्रन 2 ईयर टू 17 ईयर, ये आपने जेहन में रखना, 2 साल से ऊपर से 17 साल के बच्चों तक हम ये यंग्स फार्मूला कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन इसकी सबसे पहले, अब हमारे पास 2 फार्मूला है, यंग्स फार्मूला, क्लर्क्स फार्मूला। इनकी हेडिंग सेम होंगी, दोनों सवालों की 4-4 हेडिंग्स होंगी, चारों सेम होंगी दोनों की। तो मिक्सिंग आपने नहीं करनी, हेडिंग्स आपके जहन में होगी तो लिखने में आसानी रहेगी, अच्छा सा लिख लोगे। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम करते हैं। यंग्स फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसन। मेडिसन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए यंग्स फार्मूला जो है वो यंग्स फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ मेडिसन। मेडिसन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है टू चिल्ड्रन 2 ईयर टू 17 ईयर। यहाँ पे मैंने बता दिया बेस्ड ऑन देयर एज के हिसाब से। फार्मूला आगे, दूसरी हेडिंग हमारी आ गई फार्मूला की। फार्मूला लिखा हमने, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12। यहाँ हमने 12 जमा करना है और हमने मल्टीप्लाई करना है अडल्ट डोज से, जो हमें डोज दी जाएगी। आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा, समझ आ जाएगी। चाइल्ड डोज, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ खुला करके लिख दिया, वो सारा मिक्स हो गया था। एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर्स और एज ऑफ चाइल्ड सेम चीज़ है ऊपर वाली, और प्लस 12 नीचे प्लस 12 करके मल्टीप्लाई कर देना अडल्ट डोज के साथ। एक्सप्लेनेशन आगे हम करेंगे। दिस फार्मूला हेल्प्स टू गिव द सेफ अमाउंट ऑफ अडल्ट मेडिसन टू चाइल्ड। अडल्ट मेडिसन आती है जो कि अपने 2 से 6-7 साल के बच्चों को तो हम दे सकते हैं सिरप की डोज़ बहुत कम होती है, लेकिन जो 7 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं ना, उनको टैबलेट दी जाती है, लेकिन टैबलेट की डोज़ को बैलेंस किया जाता है उनके बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये फार्मूला हेल्प करता है। अडल्ट डोज में टैबलेट आती है, जैसे हमने पढ़ा 500 mg की पैरास्टामोल है, तो उस हिसाब से हमने पढ़ा। तो 500 mg की पैरास्टामोल को अब हमने बच्चे को देना है। बच्चे की उम्र आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में हम क्या है। इट यूजेज द चाइल्ड्स एज टू डिसाइड व्हाट पोर्शन ऑफ द अडल्ट डोज इज सेफ। ये चाइल्ड एज के हिसाब से डिसाइड करते हैं इस फार्मूले में कि उसको क्या डोज देनी चाहिए। हम उसको फुल पैरास्टामोल की टैबलेट तो नहीं दे सकते, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा। एज द चाइल्ड गेट्स ओल्डर देन दे कैन टेक अ लॉन्गर पोर्शन ऑफ द अडल्ट डोज। अगर जो है बच्चा बड़ा है तो वो ज़्यादा पोर्शन उसका डोज का उसको हम देंगे। एग्जाम्पल आ गई है। इफ़ द चाइल्ड इज़ 4 ईयर, 4 साल का बच्चा है, और एंड द अडल्ट डोज इज़ 200 mg, 200 mg की टैबलेट है और बच्चा 4 साल का है, देन व्हाट चाइल्ड डोज। ये हमें MCQs आने हैं इस तरह के। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है 1-2 बार, क्योंकि ये MCQs आएंगे बहुत ज़्यादा इस तरह के कि उसकी डोज़ बताएं, उसकी डोज़ बताएं, उसकी डोज़ बताएं, यंग्स फार्मूला के साथ बताएं, क्लर्क्स फार्मूला के साथ बताएं। एक बार दोबारा हम सवाल पढ़ लेते हैं। इफ़ द चाइल्ड इज़ अ 4 ईयर ओल्ड देन द अडल्ट डोज इज़ 200 mg, देन व्हाट इज़ चाइल्ड डोज।
अडल्ट डोज टू हमारे पास आ गई 200 mg, चाइल्ड की एज आ गई। अब फार्मूला देखते हैं। चाइल्ड की एज आनी थी, नीचे भी चाइल्ड की एज आनी है, प्लस 12 इसमें हमने ऐड करना है। आपने ये याद रखना है कि प्लस 12 हमने ऐड करना है, ये फार्मूला है, और मल्टीप्लाई हमने करना है अडल्ट डोज के साथ। अब हम फिल कर लेते हैं चीज़ें। चाइल्ड डोज हमारे पास थी 4, वो चाइल्ड डोज हमारे पास हमने निकालनी है। एज थी 4, नीचे 4 और जमा 12 मल्टीप्लाई 200 mg। 12 को 4 से जमा किया 16 बन गया। 4 1 4, 4 4 16, 1/4 आ गया। 200 ऊपर चला गया 1 के साथ ज़रब खा के, और 4 जो है वो नीचे आ गया। 4 5 20, 50 और 0 ऊपर गया 50, तो 50 mg हमारी चाइल्ड डोज हुई। यह आपने 3-4 सिनेरियो क्रिएट करने हैं डिफरेंट एज के साथ, और चाइल्ड की डोज निकालनी है ताकि आपको याद रहे। अगला हमारा है क्लर्क्स फार्मूला। इसकी भी डेफिनेशन आएगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया हेडिंग्स, पहली डेफिनेशन, दूसरी फार्मूला, 3 एक्सप्लेनेशन, चौथी एग्जाम्पल। जब आप ऐसे लिखेंगे, चाहे खुला खुला लिखें, खूबसूरत लिखा जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। डेफिनेशन इसकी हम पढ़ लेते हैं। क्लर्क्स फार्मूला इज़ अ मेथड यूज टू कैलकुलेट द करेक्ट मेडिसिन डोज ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का लफ्ज़ आपने याद रखना है। हमने पहले की थी चिल्ड्रन की, 2 से लेकर 17 साल तक। अब हमने 2 से नीचे वालों को हम इन्फेंट कहते हैं। वो 0 से 24 मंथ होते हैं। 12 महीनों का एक साल होता है, तो 2 साल बने 24 महीने, तो मंथ में हम उनकी एज लिखते हैं। एंड चिल्ड्रन, सिंस मोस्ट मेडिसिन आर मेड फॉर चिल्ड्रन, मोस्टली जो मेडिसिन होती हैं सिरप होते हैं, सिरप की भी डोज मैनेज करनी होती है हमने। एंटीबायोटिक्स की भी डोज जो है ना वो मैनेज करके देनी होती है इन्फेंट्स को। कहते हैं कि इन्फेंट्स की डोज मैनेज होती है, ऑलरेडी कंपनीज बना के देती हैं। अगर ना बना के दें, वी कैन नॉट गिव द सेम डोज ऑफ इन्फेंट्स। हम हर बच्चे को सेम डोज नहीं दे सकते, हर बच्चे का बॉडी वेट डिफरेंट होता है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, 4 महीने के होते हैं, उनका बॉडी वेट 5-6 kg का होता है। कुछ बच्चे 4-5 महीने के होते हैं, उनका बॉडी वेट 3 से 4 किलो का होता है kg का। कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, तो हमने उनका बॉडी वेट भी जहन में रखना है। अच्छा, बच्चों का देयर बॉडी इज़ मच स्मॉलर, उनका बच्चों का बॉडी स्मॉलर होता है, सेंसिटिव होता है, बच्चों का बॉडी बहुत सेंसिटिव होता है। सो क्लर्क्स फार्मूला हेल्प अस टू रिड्यूस द डोज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स वेट। जो हमारा क्लर्क्स फार्मूला है वो चाइल्ड वेट के साथ एडजस्ट करना हमें जो है हम उससे सीखेंगे। फार्मूला क्या है? क्लर्क्स फार्मूला, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट ऑफ इन्फेंट इन पाउंड्स। जो बच्चों का वेट होता है वो पाउंड्स में आता है, और 150 पर हमने डिवाइड करना। 150 एक एवरेज अमाउंट है, एक एवरेज बंदे का वेट उन्होंने 150 रखा हुआ है यहाँ पे, कि एक बंदे का वेट 150 किलो तक हो सकता है, तो वो उन्होंने एक एवरेज अमाउंट हमें दी हुई है, इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है अडल्ट डोज से, जो मेडिसिन की डोज होगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। क्लर्क्स फार्मूला यूजेस द वेट ऑफ द Clark's formula uses the weight of the infant to decide how much of the adult dose can be safely given, since infants cannot handle large amount of medicine। ये सारी वही बात लिखी हुई है कि हमने क्लर्क फार्मूला को इसलिए पढ़ना है कि हम बड़ों की डोज जो है वो मैनेज कर सके छोटे बच्चों में, क्योंकि बच्चों का बॉडी वेट बहुत कम होता है, उनका बॉडी बहुत सेंसिटिव होता है। अलग अलग तरह से अल्फाज को चेंज कर करके एक ही बात लिखी हुई है कि बच्चों का बॉडी हैंडल नहीं कर सकता लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिसिन को। दिस फार्मूला हेल्प रिड्यूस द डोज अकॉर्डिंग टू देयर स्मॉल बॉडी। ये उनके छोटे से बॉडी के मुताबिक ये फार्मूला रिड्यूस करने में, मेडिसिन की डोज रिड्यूस करने में हमें हेल्पफुल होता है। वी डिवाइड द बॉडीज़ वेट बाय 150 एवरेज अडल्ट वेट है, मैंने आपको बताया है कि हम इससे डिवाइड करते हैं। और एंड मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज, हम अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस गिव अस द करेक्ट इन्फेंट डोज दैट इज़ सेफ एंड इफ़ेक्टिव। ये हमें फार्मूला जो है वो अडल्ट इन्फेंट की करेक्ट डोज जो है वो देता है। ये चीज़ें वही सारी है कि जैसी कहानियाँ हैं, बच्चों की बॉडी बहुत सेंसिटिव है, बच्चों का बॉडी वेट बहुत कम होता है, अगर हम उनको ज़्यादा डोज दे देंगे तो वो हार्मफुल होगा, उनका लीवर इफेक्ट हो जाएगा। एक जैसी बातें हैं, घुमा फिरा के लिख दें, अगर वो आता है फार्मूला उसमें भी, अगर ये आता है इसमें भी। एग्जाम्पल इसकी क्या है? इन्फेंट वेट हमारे पास दिया गया 15 पाउंड्स का। उन्होंने स्नैरियो, जो हमने स्नैरियो लिया 15 पाउंड्स का, हमारे पास एक इन्फेंट छोटा सा बच्चा है, एंड द अडल्ट डोज इज़ 300 mg। कीप क्वाइट। हमारे पास जो अडल्ट डोज है वो 300 mg है।
बच्चा हमारे पास 15, डोंट डू दिस, बच्चा हमारे पास 15 पाउंड्स का है। खैर क्लर्क्स फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। चाइल्ड डोज इज इक्वल टू इन्फेंट वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 और मल्टीप्लाई अडल्ट डोज। बच्चे का 15 पाउंड्स का वेट है और 300 mg डोज है। इधर हम फार्मूला फिल कर लेते हैं। अच्छा, चाइल्ड डोज हमारे पास इज इक्वल होगी 15 पाउंड का बच्चा और 150 के साथ हमने इसको डिवाइड कर लेना। 300 mg हमारे पास डोज है मेडिसन की। 15 115 और 15 10 150 हो गया। 300 ऊपर जाएगा और 10 नीचे आएगा। 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 300 कट जाएगा, तो 30 mg इसकी डोज होगी बच्चे की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि एक और सिनेरियो बन सकता है, ये मैंने हल करने की कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आप लोग करके देख लीजिएगा, शायद आपसे हो जाए। अगर वो हमें पाउंड्स की बजाय केजी में डोज दे दें, केजी में बच्चे का वेट दे दें, तो हमने क्या करना है? अगर हमें वो बच्चे का वेट दे देते हैं, बच्चा 1 kg का है, तो उसका जो है उसका बॉडी वेट के हिसाब से क्लर्क्स फार्मूला के हिसाब से उसका डोज कैलकुलेट करें, तो हमने याद रखना है 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। जो 1 kg होता है वो इक्वल होता है 2.2 पाउंड्स के। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड टर्म है जो आपने याद रखनी है। बाकी ये यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम जो पढ़ेंगे, अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा, ये हमने कहाँ तक पढ़ लिया, ये क्लर्क्स फार्मूला हमने पढ़ लिया। अब हमारे फैक्टर, ये मैंने लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये यहाँ इजी जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, आपको वैसे ही याद होगा। आपको फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, इसमें इन्होंने कहा है कि जो डोजेज है वो डोज ड्रग की जो डोज है मैनेज करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। मैनी फैक्टर्स इन, कहाँ गया पेन, पेन के बगैर मज़ा नहीं आता। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डोज एंड एक्शन ऑफ ड्रग, काफ़ी जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं डोज ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग में। इफ़ द ड्रग इज़ टू स्मॉल, ये वही बात है, अगर ड्रग बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, नॉट प्रोड्यूस द डिज़ायर एक्शन, वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो टॉक्सिक हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी हमारी बॉडी में। वही कहानियाँ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ डोसेज ऑफ ड्रग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो उन्होंने दिए गए हैं यहाँ पे, एज है, बॉडी वेट है, सेक्स है, ये जेंडर है, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे दवाई दी गई, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस टाइम दी गई, डोजेज फॉर्म है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन है, और पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इनको रफली एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एज है। अडल्ट डोज इज़ फॉर पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 18 से 60 तक, 18 to 60 ईयर 18 से 60 तक। अडल्ट डोज जो होती है वो 18 से 60 साल के लोगों के लिए होती है। चिल्ड्रन आर गिवन स्मॉल डोजेज, हमने बात की है कि बच्चों के जिस्म बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उनको स्मॉल डोजेज दी जाती हैं। वी यूज़ क्लर्क्स फार्मूला, क्लर्क फार्मूला हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए बच्चों और इन्फेंट की डोजेज। अबव 60 ऑफ एज द डोज शुड बी डिक्रीज 3 to 4 ऑफ अडल्ट डोज। अगर 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो भी थोड़ा सा वीक हो जाते हैं, उनका बॉडी भी, तो उनकी भी 3 से 4/4 ऑफ अडल्ट डोज से कम हो जाती है। अडल्ट डोज से उनकी भी थोड़ी सी डोज कम करनी पड़ती है क्योंकि उनका भी बॉडी वेट कम हो जाता है बूढ़े लोगों का। बॉडी वेट फॉर अब नॉर्मल बॉडी वेट द डोज ऑफ द ड्रग शुड बी सूटेबली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के बॉडी वेट के लिहाज से जो है वो एडजस्ट करते हैं हम डोज को। सेक्स, जेंडर के हिसाब से कि जेंडर उसका मेल है, फीमेल है, वुमेन है, मैन है। डोजेस फॉर द वुमेन शुड बी लेस दैन मैन, उसकी वुमेन की डोज मैन से कम होनी चाहिए बिकॉज वुमेन आर यूजली हैविंग मोर इफेक्ट्स दैन मैन। मैन की निस्बत वुमेन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव बॉडी उसकी होती है और मोर इफ़ेक्ट भी उस पर ज़्यादा करती है मेडिसन। प्रेगनेंसी में तो मेडिसन दी ही नहीं जाती, बहुत लेस मेडिसन होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं। मेंस्ट्रुएशन में और लैक्टेशन में और पीरियड्स में शुड कीप इन माइंड वाइल एडजस्टिंग डोज। जब आप वुमेन को डोज कोई मेडिसिन दे रहे हो तो आपने इन सारी कंडीशंस को जहन में रखना होता है। जब भी कोई पेशेंट आती है, फीमेल पेशेंट आती है, तो उससे सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि प्रेग्नेंट तो नहीं है और लैक्टेटिंग मदर तो नहीं है। अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है तो फिर भी उसकी डोज हम उसको मेडिसिन ही चेंज करनी पड़ती है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी से
सेफ़ नहीं होती, मेडिसिन सेफ़ नहीं होती लैक्टेटिंग मदर्स को और प्रेगनेंसी में। अच्छा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि किस तरह ड्रग दी गई। आईवी में दी गई तो बूस्टर डोज देते हैं हम, खाने में ओरल दी गई तो डोज कम होती है। व्हेन ड्रग इज़ गिवन इंट्रावेनसली, आईवी दी गई तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ रैपिड, ओरली गिवन ड्रग हैव स्लो ऑनसेट एक्शन। ये वही बात होगी, अगर आईवी में देंगे तो बहुत जल्दी ड्रग जो है इफेक्ट करेगी, ओरल देंगे तो उसको अब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगता है और उसको साइट ऑफ एक्शन में जाने के लिए भी टाइम लगता है। Oral dose of drug always greater than when it is given parentally, and dose for subcutaneous जो है स्किन के ऊपर दी गई हो और इंट्रामस्कुलर दी गई हो इंजेक्शन ग्रेटर दैन इंट्रावेनस। इंट्रावेनस की भी एक ख़ास डोज होती है, तभी वो दी जाती है। हम ब्लड के अंदर एक चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। अच्छा, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के उसने किस टाइम दी। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक डिले द अब्जॉर्प्शन, जब हम खाना फ़ौरन खाया हुआ होगा तो उसकी डिले हो जाएगी अब्जॉर्प्शन। ड्रग ऑनसेट एक्शन इज स्लो, सम ड्रग्स कैन कॉज इरिटेंट, नोजिया एंड वॉमिटिंग वाइल गिवन एम्प्टी स्टमक। हाइप्नोटॉनिक्स आर मोर इफेक्टिव व्हेन गिवन एट बेड टाइम। ये टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा इफेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग को किस टाइम देना चाहिए। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो स्टमक में इरिटेट कर सकती हैं। अगर हमने खाना फुल खाया हुआ है स्टमक फूड से, जो है फूड उसमें स्टमक में है, तो वो हमें नोजिया और वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं अगर उनको खाली पेट दिया जाए तो वो साइड इफ़ेक्ट्स और तरह के कर सकती हैं हमें, जैसे चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इस तरह के। और कुछ हैप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव गिव एट बेड टाइम, कुछ मेडिसिन होती हैं जो बेड टाइम दी जाती हैं। डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिपरेशन। ऑनसेट एक्शन इज रैपिड व्हेन द ड्रग इज गिवन इन लिक्विड और पाउडर एज कम्पेयर टू ड्रग गिवन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट ऑफ पिल। अच्छा, ड्रग की प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। पाउडर फॉर्म में ड्रग दी गई है या टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट पहले जाके पाउडर और लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग होती है वो जल्दी असर करती है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट के, क्योंकि टैबलेट ने जाना है, टैबलेट ने टूटना है, टैबलेट ने फिर जाके बाइंड होना है। लिक्विड जैसे ही हमने सिरप पिया जाके ब्लड के साथ जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, इसने फिर जाके एब्जॉर्ब होना होता है टैबलेट ने टूटने के बाद। Absorption, distribution and excretion of drug. Drug which are rapidly absorbed and excreted quickly cannot maintain effective concentration for therapeutic effect. Drug which are quickly absorbed but excreted slowly may produce toxic effects. कुछ ड्रग्स होती हैं जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन वो जब बॉडी से जब उनको स्लो एक्सक्रीशन होती है, उनकी स्लो एलिमिनेशन होती है, तो वो जो है ना टॉक्सिक इफेक्ट्स बॉडी में कर सकती हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन, व्हेन लीवर और किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, डोज शुड बी डिक्रीज और अवॉइड टॉक्सिक इफेक्ट्स। अच्छा, जब हमारे किडनीज और लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, जिनको लीवर और किडनी की डिजीज़ होती हैं, उनके लिए मेडिसिन थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, डोज उनके लिए लेस कर देते हैं। Tolerance, it is unusual resistance to ordinary dose of the drug. Increased dose is often required to obtain desired therapeutic effect. टॉलरेंस उसकी ड्रग की जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज कर देती है, दस रिक्वायर्ड ऑब्टेन डिज़ायर, वो अपनी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स जो हमें चाहिए उनसे ज़्यादा हो जाती है। कम्बिनेशन ऑफ ड्रग व्हेन 2 or more than 2 drugs are given together, एक्शन में भी इंक्रीज और डिक्रीज। दो जब ड्रग्स को सेम टाइम में लिया जाता है तो उनकी एफिकेसी या तो बढ़ जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। कुछ मेडिसन जो हैं उनको सेम साथ एक ही टाइम में नहीं लेना चाहिए, जैसे पैरास्टामोल की टैबलेट को आयरन की टैबलेट के साथ नहीं लेना चाहिए, वो आपको डायरिया कॉज कर सकती है। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ। नर्वस सिस्टम है ये, हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और कोशिश यही है कि ये जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन हम इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि ये हमें अच्छा लगेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कुछ भी कर दें तो
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए और किस तरह से मज़ीद इसको अच्छा करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।